नमस्कार, हमारे तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अखिलेश आनंद हूं और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता के अस्पताल में तोड़फोड़ से जुड़ी यह बड़ी खबर है। पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीती रात हुई हिंसा में 15 पुलिसकर्मी घायल। डॉक्टरों ने यहां तक इल्जाम लगाया कि दवाएं तक लूट ली गई। उपद्रवियों ने दवाएं लूट ली, वहां पर जमकर तोड़फोड़ की गई। इमरजेंसी और एमआरआई रूम में तोड़फोड़ की गई है। डॉक्टर फिर से धरने पर बैठ गए हैं। आरजी कार के डॉक्टरों ने कहा कि शाम को निकालेंगे कैंडल मार्च। हॉस्पिटल कैंपस में ही होगा कैंडल मार्च। आरजी अस्पताल में तोड़फोड़ से जुड़ी अभी की बड़ी खबर, पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीती रात जो हिंसा हुई थी उसमें 15 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए और डॉक्टरों ने बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कि जो उपद्रवी यहां पर पहुंचे थे वो दवाएं तक लूट ले गए। आप सोचिए किस मंशा के साथ यहां पर दाखिल हुए थे ये लोग। देखिए तस्वीरें। तो जाहिर तौर पर इन घटनाओं ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पहले एक लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी होती है और उसके बाद आप देखिए बीती रात किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई। उपद्रवी यहां पर बड़ी संख्या में पहुंच गए। आपको यह बता दें कि कोलकाता के आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल में बीती रात भारी हंगामा जो हुआ उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अस्पताल के बाहर मौजूद भीड़ उग्र हो गई। अस्पताल में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई। भीड़ ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ की है। जहां रेजिडेंट डॉक्टर धरने पर बैठे थे उस जगह पर भी तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद डॉक्टरों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के लगाए बैरिकेड तोड़ दिए। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों से मारपीट की गई और पुलिसकर्मियों के साथ भी हाथापाई की गई है। और घटना उस वक्त की हुई जब लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर के केस में आरजी कार अस्पताल के डॉक्टर एक कैंडल मार्च निकालने वाले थे। इसी दौरान अस्पताल के बाहर जमा भीड़ इंसाफ की मांग को लेकर नारेबाजी कर रही थी। रेजिडेंट डॉक्टरों ने भीड़ के रुख को भांप लिया था और कैंडल मार्च में शामिल महिला डॉक्टरों को तुरंत वहां से हटा दिया गया, जिसके बाद भीड़ अस्पताल में दाखिल हो गई। आरोप ये लग रहे हैं कि जब भीड़ अस्पताल में दाखिल हो रही थी उस वक्त सुरक्षा के नाम पर कुछ पुलिसकर्मी ही मौजूद थे जो मूक दर्शक बने रहे, तमाशबीन बने रहे। हालांकि बाद में फोर्स पहुंची और भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। आरजी कर में सैकड़ों की संख्या में दंगाई घुसे और उन्होंने न सिर्फ गेट तोड़ा, मेन गेट, उसके बाद जहां डॉक्टर्स थे वहां पर तोड़फोड़ की, डॉक्टरों से को भी पीटा और उसके बाद यहां पर जो अफरा तफरी का माहौल हुआ उसमें डॉक्टर खुद को छिपाते हुए भागे और किसी तरीके से छुप करके अपने आप को बचाया। लेकिन जो दंगाई थे वो न सिर्फ बाहर उन्होंने तोड़फोड़ की बल्कि वो भीतर घुस गए और ये जो इमरजेंसी वार्ड है इस इमरजेंसी वार्ड के भीतर घुस गए और इसके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। उस समय अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मरीजों का क्या हाल हुआ होगा और जो सेकंड फ्लोर के ऊपर के मरीज़ हैं वो अभी भी वहाँ पर हैं। यहाँ पे नीचे जो मरीज़ थे वो भी इस समय सेकंड फ्लोर के ऊपर हैं, लेकिन ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही हुई है। यहाँ हम आपको यहाँ पर दिखाएं, ये देखिए घुसते ही ये जो कमरा है ये पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया और जो दंगाई थे वो कितनी बड़ी संख्या में होंगे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है इन गेटों को देख करके। ये जो चैनल है ये पूरी तरीके से तोड़ दिए गए। इनको एक भीड़ ही ऐसा कर सकती है कि पूरा जो चैनल है लोहे का वो तोड़ा जा सके और एक नहीं तीन चैनल जो दंगाई थे उन्होंने 3 गेट तोड़े हैं एक के बाद एक। यहाँ देखिए लोहे के जो गेट हैं ये उखड़े पड़े हैं। तो जो भीड़ की ताकत थी, दंगाइयों की ताकत थी वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कितनी ज़्यादा संख्या में दंगाई यहाँ पर घुसे थे और किस कदर उनके भीतर तोड़फोड़ की मंशा थी, भय पैदा करने की मंशा थी, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए तमाम जो मशीनें हैं डॉक्टरों की वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त दिख रही हैं।
तो जिस तरीके की तोड़फोड़ यहाँ हुई है, जिस तरीके से मरीजों को इलाज देने वाली जगह पर मरीजों का इलाज करने वाली उनके इलाज में सुविधा पैदा करने वाली मशीनों के साथ तोड़फोड़ हुई है, इससे जो दंगाई हैं उनके भीतर की नफरत का पता लगता है कि वो किस कदर नफरत से भरे हुए थे। ये कह पाना अभी भी काफ़ी मुश्किल है कि आखिर ये कौन लोग थे और चाहते क्या थे। आइए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं कोलकाता। आरजीकर हॉस्पिटल से रविकांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कोलकाता में सीजीओ कॉम्प्लेक्स से मनोज्ञा लोईवाल भी मौजूद हैं और दिल्ली में आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर से निधि श्री भी आपको नजर आ रही हैं। लेकिन पहले रविकांत आप ही के पास आना चाहूंगा। आपकी एक रिपोर्ट भी दर्शकों को अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाई है। ये उपद्रवी थे कौन, कुछ पता चल पाया है कि आखिर कौन थे ये लोग जिन्होंने इस कदर हंगामा काटा, वहां पर दवाई तक लूट ले गए? शायद मेरी आवाज रविकांत तक नहीं पहुंच पाई है, दोबारा उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उपद्रवियों का जो रूप यहां पर देखने को मिला है वाकई डराने वाला है। कानून व्यवस्था गंभीर सवालों के घेरे में। जहां पर डॉक्टर मौजूद थे वहां पर ये लोग घुस गए और किस तरीके से इन्होंने गुंडे मवाली वाला व्यवहार किया उसका अंदाजा इसी बात से आप लगाइए कि इमरजेंसी वार्ड में घुसकर वहां भी तोड़फोड़ करते नजर आए। ना तो इन्हें मरीजों की चिंता थी, ना डॉक्टरों की परवाह, सिर्फ और सिर्फ हंगामा इन्होंने किया है, जमकर तोड़फोड़ करते नजर आए। सवाल यह भी है कि एक ऐसा संवेदनशील प्रतिष्ठान जहां पर इतनी बड़ी घटना घट गई, जहां डॉक्टर हड़ताल पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? क्यों आखिर ये उपद्रवी या जो भी लोग हैं वहां पर घुसने में इस तरीके से कामयाब हुए और फिर उन्होंने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया है? इनमें से कुछ लोगों को जरूर पकड़ लिया गया है। कोलकाता के अस्पताल में हिंसा पर अब सीबीआई एक्शन में है। सीबीआई ने स्थानीय थाने से रिपोर्ट मांगी है। तो जो लोकल वहां पर पुलिस स्टेशन है उससे रिपोर्ट मांगी गई है। दरअसल अब सीबीआई तमाम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। कई लोगों से बातचीत की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। मेरे साथ मनोज्ञा लोईवाल भी जुड़ी हुई हैं कोलकाता से। मनोज्ञा, इस पूरे मामले में एक तो क्या अपडेट है वो बताइए, दूसरी बात ऐसे कैसे मुमकिन हो पा रहा है कि उपद्रवी वहां पर पहुंच जाते हैं और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के बाद निकल लेते हैं? मतलब कानून व्यवस्था गंभीर तौर पर सवालों के घेरे में है। बिल्कुल आपने सही कहा। और जब यही सवाल कोलकाता पुलिस के कमिश्नर जी से पूछा गया था तो उन्होंने ठीकरा ये फोड़ दिया कि इस पे मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि कवरेज हो रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। पर सवाल ये उठते हैं कि अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन थी, जिस तरह से भीड़ कल इकट्ठा हुई है, ये सामान्य लोग माने जा रहे थे जो आए थे वहाँ पर अपना प्रदर्शन करने के लिए और जस्टिस मांगने के लिए, लेकिन अगर उसके बीच में इस तरह से प्रदर्शन पूरी तरह से उपद्रवी हो जाए, जहाँ उपद्रवी इसी मंशा से आए हों कि वो अंदर घुसे अस्पताल के और तोड़फोड़ करें, तो अगर कोलकाता पुलिस को इस बार की जानकारी थी तो फिर ये बड़े सवाल उठ जाते हैं कि आखिरकार कहां ये विफल हो गया ये पूरा मामला, जहां बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस गए लोग और ये उपद्रवियों ने जिस तरह से अंदर अस्पताल में तोड़फोड़ की है, क्या और कितनी तोड़फोड़ हुई है इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। कोलकाता पुलिस इसको पूरी तरह से डिनाई कर रही है कि अंदर इमरजेंसी रूम या फिर जहां पर वारदात की घटना, ये घटना जहां हुई है वहां पर सेमिनार हॉल या फिर बाकी सब में इस समय किसी भी तरह का असर हुआ हो उसको डिनाई किया जा रहा है। पर अगर आपको अभी की तस्वीर बता दें तो खुद सीबीआई ने, जिस दफ्तर पर मैं खड़ी हूँ, ये सीबीआई का दफ्तर है कोलकाता में, सीजीओ कॉम्प्लेक्स इसे कहा जाता है। यहीं से अभी टाला थाना से भी पूछा गया है कि आखिरकार कल हुआ क्या था, किस तरह की गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से क्या सबूत नष्ट हो गए हैं। ये ऐसा बड़ा सवाल है जब पूरे देश की नज़र इस समय कोलकाता पर है, ये जानते हुए कि ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी होना था तो उसमें हो सकता है कि जो लोग आए हों वो आवेग के तौर पर या फिर गुस्से के तौर पर भी, जिनका गुस्सा रास्ते में सड़कों पे फूटा हो और उसके बाद वो कल अंदर घुस गए हो। ये कौन है? कोलकाता पुलिस कह रही है कि लेकिन सवाल ये है ना मनोज्ञा कि आम लोग इस तरीके की हरकत क्यों करेंगे कि वहां से दवाइयों को लूट लें, डॉक्टरों के साथ, पुलिस वालों के साथ हाथापाई की जाए। ऐसा लगता है कि जैसे जानबूझकर कोई इन्हीं मकसद के साथ वहां पर दाखिल हुआ था। इन उपद्रवियों का कुछ इसी तरीके की मंशा नजर आ रही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बीती रात जो हिंसा हुई उसके बाद बीजेपी ममता बनर्जी को घेर रही है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का क्या कहना है, सुनिए आप। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है और सबके बीच में सेकुलर सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड की जगह सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है देश को, इस तरीके का बयान दिया जिसको लेकर के अब राजनीति भी शुरू हो गई है। शाहनवाज हुसैन जी हमारे साथ में। शाहनवाज जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि कॉमन सिविल कोड या कम्युनल सिविल कोड की नहीं बल्कि सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है।
देखिए, देश के प्रधानमंत्री, देश के महबूब रहनुमा नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार झंडा फहराया है और ऐसे 11वीं बार झंडा फहराया है। देश के लोगों का दिल जीत लिया है। जहां उन्होंने महिला सुरक्षा, युवाओं के लिए बात की है, बांग्लादेश के हिंदू जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा की बात की है, वहां उन्होंने सेकुलर सिविल कोड की बात कही। क्योंकि कॉमन सिविल कोड को लोगों ने कॉमनल सिविल कोड बना दिया था। लगता है जैसे कोई एक धर्म की बात थोपी जा रही है, ये नहीं है। ये तो सिविल लॉज है, ये सबके लिए बराबर का कानून हो। किसी एक धर्म का कानून दूसरे धर्म पर थोपा नहीं जाएगा और सब जगह रिफॉर्म होना है। तो जो रिफॉर्म होना है वो सेकुलर सिविल कोड होगा। तो इस पर भी विपक्ष के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। वाह वाह वाह, पहले तो आप कहते हैं प्रधानमंत्री बोलते नहीं, प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से एक अच्छा संदेश देते हैं, तब भी आपको ये बर्दाश्त नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की विपक्ष बयानबाजी कर रहा है। लेकिन सर, कांग्रेस के कई नेताओं के बयान आ रहे हैं, खुद जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। आइए मैं आपको सीधे रविकांत के पास कोलकाता लिए चलता हूं। और रविकांत, सवाल वही थोड़ी देर पहले मनोगिया से भी जो बातचीत हो रही थी, ऐसा लग रहा है कि जो भीड़ वहां पर अचानक से दाखिल हुई उसका सीधे तौर पर मकसद तोड़फोड़ ही करना था। आम लोग इस तरीके से कानून को कैसे हाथ में ले सकते हैं कि दवाइयां लूट ले जाएं, पुलिस वालों पर हमला कर दें, वहां पर मौजूद डॉक्टरों पर हमला कर दिया जाए, इमरजेंसी वार्ड में घुसकर तोड़फोड़ की गई है। ये उपद्रवी थे कौन, शिनाख्त हो पाई है क्या? अखिलेश, मैं यहाँ अस्पताल में मौजूद हूँ। इमरजेंसी वार्ड को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है और जिस तरह से इसको तोड़ा गया है उससे साफ पता लग रहा है कि ये अचानक से भीड़ अनकंट्रोल्ड नहीं हुई है, बल्कि ऐसा लगता है कि पूर्व नियोजित ये भीड़ थी और इसका कोई ना कोई इसके पीछे लोग थे या पार्टी थी या फिर कोई संगठन था जिसने इसको इस तरीके से मोटिवेट किया है। यहाँ पर वो असलहे लेकर के आए थे या किस तरीके से रॉड लेकर के आए थे, क्या कुछ लेकर के आए थे, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा है। यहाँ बिजली के बोर्ड तक तोड़े गए हैं। जाहिर सी बात है, बिजली के बोर्ड हाथ से नहीं तोड़े जाएंगे तो कुछ ना कुछ स्टिक वगैरह होगी, लोहे की रॉड होगी। ये वार्ड है, वार्ड में ऐसी कोई मशीन, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बोर्ड नहीं है जिसे छोड़ा गया हो। हर चीज़ को तोड़ दिया गया है। हम सिर्फ एक दो कमरे आपको दिखा पा रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये गैलरी, इसमें बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे रूम्स हैं, पुलिस स्टाफ रूम भी यहाँ पर है। सब कुछ को तहस नहस किया गया है। दवाओं का स्टोर है, दवाओं के स्टोर में दवाएं लूटी गई हैं और तहस नहस कर दिया गया है दवाओं को। जो मशीनें हैं वो पूरी तरह बर्बाद है। तो ये सारी चीजें देख करके लगता है आप सही कह रहे हैं। मैं आता हूं रविकांत आपके पास, लेकिन जरा दिल्ली में अस्पतालों में क्या हाल है वो जानना भी जरूरी हो जाता है। आरएमएल हॉस्पिटल से निधि श्री मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पीछे कई डॉक्टर नजर आ रहे हैं। निधि श्री, बिल्कुल अखिलेश, देखिए ये घटना किसने की, क्यों की, ये जांच का विषय है। लेकिन क्या डॉक्टर्स को सुरक्षा का एश्योरेंस प्रशासन की तरफ से नहीं दिया जा सकता था? यही सवाल यहाँ पर आरएमएल में जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कल रिक्लेम द नाइट को लेकर के कैंडल मार्च निकाला, उन सबके भी यही सवाल है। आज ये अपनी सुरक्षा को लेकर के और तमाम डॉक्टर्स की सॉलिडारिटी में ये सभी यहाँ पर खड़े हैं। और आरएमएल के डॉक्टर से मैं बातचीत करूंगी कि कल जो हुआ, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ, उसको लेकर आप लोग यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मैम, हमारा कोई प्लान नहीं था स्वतंत्रता दिवस के वाले दिन प्रोटेस्ट करने का, लेकिन कल रात को जो वहाँ पे भयावह दृश्य हमारे पास आए, हम सभी लोगों ने देखा कि वहाँ पे कैसे गुंडों ने घुस के जो वहाँ के डॉक्टर्स थे उनके साथ बदसलूकी करी। वो जो रूम था उसे तोड़ दिया गया, वहाँ पे डॉक्टर्स फंसे हुए थे, उनके साथ मारपीट की गई। तो बस उसके प्रोटेस्ट में उन्हें ऐसा ना लगे कि वो इस लड़ाई में अकेले हैं। हम अपने भाइयों के, अपने कलीग्स के और अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हुए हैं। हमारा आज की प्रोटेस्ट का कोई प्लान नहीं था। इन आर रिस्पेक्ट ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे, इन आर रिस्पेक्ट ऑफ आवर फ्रीडम। यानी कि कल जो तोड़फोड़ की घटना हुई है कोलकाता में, उससे आप ज्यादा नाराज हो गए हैं डॉक्टर। सवाल यह कि गतिरोध टूटेगा कैसे, क्योंकि इसका एक बहुत ही दुखद पहलू ये कि कई मरीज इससे प्रभावित हो रहे हैं जो इलाजों के लिए सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, गरीब मरीज। कर्तव्य, सम्मान, साहस,
are delighted with the exemplary display of parade. नौसेना राष्ट्र के लिए समर्पित ऐसा जीवन है जो साहस से भरा है, ऐसा जीवन जो जोखिम से भरा है, ऐसा जीवन जो आपको डर से जीतना सिखाता है, अथाह समंदर सा वीर बनाता है। ये सफर आसान नहीं होता। नौसेना का हिस्सा बनने के लिए जज्बा उतना ही असीमित होना चाहिए जितना ये समंदर। ट्रेनिंग ऐसी कि इंसानी शरीर फौलाद बन जाता है, फुर्ती ऐसी कि चीता भी पनाह मांगने लग जाए। हर कैडेट्स की ट्रेनिंग ऐसे होती है कि वो किसी भी विषम परिस्थिति से लड़े और जीत उनके कदम चूमे। तो हम आज नौसेना की कठिन ट्रेनिंग आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे नौसेना का अग्निवीर पराक्रम को जीतने वाला बनता है, शौर्य को बढ़ाने वाला बनता है, दुश्मन का सीना चीर देने का अदम्य साहस लेकर अपनी 4 महीने की ट्रेनिंग पूरी करता है। हम आपको अगले कुछ मिनटों में दिखाने जा रहे हैं अग्निवीर की वो अग्नि परीक्षा जो आपको उस ट्रेनिंग के बारे में बताएगी कि कैसे चयनित युवा ट्रेनिंग के बाद अग्निवीर बनता है, कितनी दौड़ लगाता है, कितनी तैराकी करता है, ट्रेनिंग के दौरान उसका जीवन कैसा होता है, 4 महीने अग्निवीरों को किन चुनौतियों से गुजरना होता है। 16 सप्ताह तक अग्निवीरों की सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच हो जाती है। सुबह 5 बजे वो पीटी ग्राउंड में होते हैं दौड़ने के लिए। शुरुआत के साथ ही और हर बीतते दिन के साथ इनके दौड़ने की क्षमता बढ़ाई जाती है और ट्रेनिंग खत्म होने तक करीब 10 किलोमीटर की दौड़ ये पूरे दिन में लगाते हैं। दिन में 2 बार 55 मिनट के स्विमिंग सेशंस होते हैं, फिर 2 सेशन परेड के होते हैं, फिर वेपन ट्रेनिंग होती है। तो सुबह 5 बजे से ये पूरा कार्यक्रम शुरू होता है और रात के 9 साढ़े 9 के आसपास तक फिर ये इनका पूरी जो दिनचर्या है, स्विमिंग करना, परेड करना और रनिंग करना, वो ख़त्म होता है और उसके बाद फिर ये वो डिनर करके और फिर ये सोने के लिए चले जाते हैं। इन ट्रेनिंग में वेपन ट्रेनिंग सबसे अहम हिस्सा है। इसमें छोटे हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग, फायरिंग, स्ट्रिपिंग, असेंबलिंग, हथियारों की टेक्निकल नॉलेज, एसिमेट्रिक वॉरफेयर सिखाई जाती है। और ये ट्रेनिंग सिर्फ पुरुष अग्निवीरों के लिए नहीं होती, महिला अग्निवीरों को भी इसी कठिन ट्रेनिंग से होकर गुजरना होता है। नेवी सेना की ऐसी विंग है जिसने सबसे पहले महिला अग्निवीरों की भर्ती की। नौसेना के जो अग्निवीर हैं वो बहुत खास हैं क्योंकि नौसेना ऐसी विंग है सेना में जिन्होंने महिला अग्निवीर को भी इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं कि सबसे पहले जो पहला बैच था वो कुल नौसेना के अग्निवीर उसमें 2585 थे जिसमेम 272 महिलाएं थी। उसके बाद जो दूसरा बैच था सितंबर 2023 का, उसमें 2200 कुल नौसैनिक अग्निवीर थे जिसमें 452 महिला अग्निवीर थी। उसके बाद जो 2024 का तीसरा बैच था उसमें 2630 कुल नौसेना के अग्निवीर थे जिसमें 396 महिला अग्निवीर थी। और जो चौथा बैच अभी पास हो रहा है 9 अगस्त को, इसमें 1390 कुल अग्निवीर हैं जिनमें से 216 महिला अग्निवीर हैं। नौसेना जो है इसमें पहली बार महिला अग्निवीरों को लाया गया था और ये जो चौथा बैच है वो आप देख रहे हैं पासिंग आउट परेड। दोनों महिला और पुरुष अग्निवीरों को इसी से होकर गुजरना होता है। पहले बेसिक ट्रेनिंग होती है। हमारे संवाददाता विवेक श्रीवास्तव INS चिल्का पहुंचे जहां नेवी के अग्निवीरों का प्रशिक्षण केंद्र है। INS चिल्का में जो अग्निवीर होते हैं वो अपने शुरुआती दिनों में भागदौड़, स्विमिंग, रनिंग और जो उनके बेसिक एकेडमिक्स होते हैं वो यहाँ पर क्लियर करते हैं। बेसिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद बारी आती है शिप ट्रेनिंग, फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सम्मान और सेवा, ड्यूटी, ऑनर और करेज,
इसी को चरितार्थ करने के लिए जो नए नौसेना के अग्निवीर हैं वो तैयार हैं परेड ग्राउंड में। एक झलकी हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार आप देखेंगे। पहले वहां पर नेवी के जो वर्ड्स हैं, नेवी की जो लाइन, जो वाक्य है, ड्यूटी ऑनर करेज, वो लिखा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे आई लव INS चिल्का लिखा गया है। और ये वो अग्निवीर हैं 1390 अग्निवीर जो अब अपनी बेसिक ट्रेनिंग जो है वो खत्म कर चुके हैं। इसके बाद ये शिप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। शिप ट्रेनिंग के बाद ये छुट्टी पर जाते हैं और उसके बाद जो है इनकी ट्रेनिंग का जो अगला स्टेप है वो शुरू होता है। बेसिक ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पासिंग आउट परेड होती है, जो जश्न का दिन होता है, जो गर्व का दिन होता है। 4 महीने में जो खून पसीना बहाया है उसके सत्यापन का दिन होता है। नेवी के अग्निवीर अपनी सफेद वर्दी में तैयार हो जाते हैं, अपनी कठिन ट्रेनिंग का गुमान कर रहे होते हैं। उनकी टुकड़ी ट्रेनिंग सेंटर से परेड ग्राउंड की ओर मार्च करती है, अनुशासन के साथ, जुनून के साथ, समर्पण के साथ, नई शुरुआत के लिए। जज्बा ऐसा मानो आसमान छोटा पड़ जाए। भारतीय नौसेना के प्रमुख प्रशिक्षण केंद्रों में से एक INS चिल्का, वहीं पर मैं मौजूद हूं और आप पीछे मेरे इस माइक से आवाज सुन पा रहे होंगे चेक चेक की, मतलब वो तैयारियां चल रही हैं। कुछ ही देर में यहां पर चौथे बैच के जो अग्निवीर हैं उनका POP होना है, पासिंग आउट परेड। यहां पर जो नेवी चीफ हैं वो आने वाले हैं और उसी के लिए सारी तैयारियां की जा रही हैं। अब की बार जो 1390 अग्निवीर हैं वो उनका जो POP है वो यहां पर होना है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अभिभावकों के लिए अलग जो है वो बैठने की व्यवस्था है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब की बार नौसेना के अग्निवीरों के चौथे बैच की पासिंग आउट परेड थी, जिसमें नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी मुख्य अतिथि थे। ये INS चिल्का का शहीद स्मारक है। यहाँ पर कार्यक्रम के शुरुआत में नेवी चीफ आएंगे और रेथ लेइंग सेरेमनी यहाँ पर होती है, मतलब पुष्पांजलि अर्पित की जाती है उन शहीदों को। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पर शहीदों के नाम लिखे हैं और यहाँ पर इस रास्ते से आएंगे। जिस और मेरा कैमरा है उसके जस्ट पीछे आज POP की जो परेड है वो होनी है। यहाँ पर वो किया जाएगा समारोह, जहाँ पर नेवी चीफ आएंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये कार्यक्रम के शुरुआत में किया जाएगा। INS चिल्का का ये वही परेड ग्राउंड है जहां पर आज 1390 अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड होनी है। ये मैं आपको दिखा देता हूं। तैयारियां पूरी हो गई हैं। वहां पर आपको ड्रिल शेड दिख रहे हैं, यहां पर आपको कुछ अग्निवीर दिख रहे हैं इस ड्रिल शेड में। सामने आपको जो नेवी की जो लाइन है वो दिख रही है आपको, ड्यूटी ऑनर करेज। और जस्ट उसके पीछे आप देखेंगे वहाँ पर आपको चिल्का झील दिख रही है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। यहीं पर ट्रेनिंग होती है। वहाँ पर वो जो बलून आपको दिख रहे हैं, वहाँ पर मैंने देखा था एक लिखा हुआ था आई लव INS चिल्का। कुछ ऐसे जो तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर ये जो डाइस है वो पूरी तरह से तैयार है। जो नेवी चीफ है वो यहाँ पर आने वाले हैं। इसके ठीक बाद नौसेना प्रमुख डाइस पर थे, उन्हें सलामी दी गई। नौसेना प्रमुख अग्निवीरों के निरीक्षण के लिए निकले तो अग्निवीरों का जज्बा, उनकी आंखों में उत्साह, सीने में उमंग देखने लायक था। सलामी और निरीक्षण के दौरान जो धुन आप सुन रहे हैं, ये सेना के बैंड पूरे पासिंग आउट परेड के दौरान बजाते रहते हैं, जो ऊर्जा से भर देने वाला होता है, रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। पासिंग आउट परेड के दौरान चुने हुए अग्निवीरों को सम्मानित भी किया जाता है। ये तो हिस्सा हो गया पासिंग आउट परेड का, लेकिन इसी परेड ग्राउंड में आप देखेंगे कि पीछे दर्शक दीर्घा में अग्निवीरों के अभिभावक भी बैठे हुए हैं, जो इस कभी न भूलने वाले क्षण का गवाह बन रहे होते हैं। पासिंग आउट परेड खत्म होने के बाद अभिभावक अपने बच्चों से मिल पाते हैं। देश के लिए कुछ करने का जो जज्बा है सामने आ रहा है। बहुत सारा करके आगे बढ़ेगी। ये पहला कहते थे। पासिंग आउट परेड के बाद अग्निवीरों का उत्साह भी देखने लायक होता है। तो ये
वर्दी देख के बहुत खुशी होता है। To Agniveer, it's the greatest opportunity that I've ever been in my life. ये जो पासिंग आउट परेड के दिन का उत्साह होता है, इसके पीछे कई अभिभावकों की भी कड़ी तपस्या होती है। ट्रेनिंग के दौरान बात भी कम होती है, लेकिन जब बात होती है तो कलेजे को सुकून आता है। उसका फोन आता है और फोन आके उससे अच्छी बुरी जैसी भी बातें होती हैं वो सारी बातें होती हैं, और उससे खाने की पीने की सारी बातें पूछती हूँ। वो कहता है अम्मी मैं ट्रेनिंग हो रही है सब। मैंने की लाला कैसी ट्रेनिंग चल रही है? तो कि बहुत बढ़िया है। ये अग्निवीरों का चौथा बैच है। 9 अगस्त को अग्निवीरों का चौथा बैच पासिंग आउट परेड में था INS चिल्का में, जो नेवी का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है। मतलब 16 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड में ये जो है सलामी दी जा रही है। आप देखिए एक एक जो प्लाटून है वो सलामी दे रहा है, और आपको वहाँ डाइस पर दिख रहे होंगे जो नौसेना अध्यक्ष हैं। तो ये एक हिस्सा होता है पासिंग आउट परेड का कि पहले निरीक्षण करते हैं जो नौसेना अध्यक्ष होते हैं वो, और उसके बाद ये पूरा जो प्लाटून है वो सलामी देते हुए यहाँ से गुजरता है। ये तो हुई 4 बैचों की जानकारी, लेकिन अग्निवीरों पर इन दिनों चर्चा काफी गर्म है। तो हमने नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी से अग्निवीर नौसेना में आत्मनिर्भरता पर बात की। सेवा, सम्मान, साहस को चरितार्थ करती हमारी नौसेना, देश की रक्षा करती हमारी नौसेना, महासागरों की सुरक्षा करती हमारी नौसेना, हमारे सुरक्षा की जिम्मेदारियां उठाती हमारी नौसेना, और उसकी जिम्मेदारियां उठाते हमारे जो नौसेना के चीफ हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा सेना को लेकर ही हो रही है, अग्निवीर अग्निपथ को लेकर हो रही है। कई मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि देश में सेना को लेकर इन दिनों बड़ी हो रही है चर्चा, और खास करके ये अग्निपथ और अग्निवीर को लेकर चर्चा हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अग्निपथ स्कीम जब लॉन्च हुई थी 2022 में, तो उस समय मैं नौसेना हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ पर्सनल था, जो कि पूरी HR पॉलिसीज होती हैं नेवी की वो देखता था जी। तो तब से मैं इस स्कीम से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ हूँ, और मैं इस स्कीम को बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम मानता हूँ, जिससे कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि हमारे युवक और युवतियाँ जो हैं, वो चाहे गाँव से हों, चाहे छोटे कस्बे से हो, शहरों से हों, उनको कम से कम 4 साल हमारी सेना में काम करने का गौरव प्राप्त होगा। उसके बाद वो क्या करना चाहें उनके ऊपर है, लेकिन इस दौरान जो 4 साल के दौरान ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम आएंगी, जो कि किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग क्लासेस में नहीं सिखाई जा सकती हैं। वो केवल आपको अनुभव के द्वारा ही सीखना पड़ता है। और अगर आपने हमारी आर्म फोर्सेस को फॉलो किया है, तो ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि जिनका क्वांटिफिकेशन नहीं किया जा सकता है, जैसे कि टीम वर्क हो गई, कमराडरी हो गई, नेवर से डाई स्पिरिट हो गई, ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। ये सब चीज़ें किसी क्लासरूम में नहीं समझा जा सकती हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब ये अग्निवीर 4 साल के बाद जो नहीं सेवा में करना चाहते हैं वो बाहर जाएंगे, तो इस सोसाइटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। नेवी में जब अग्निवीर आए तो नेवी ऐसा विंग है सेना का जिसमें जो वुमेन थी, जो महिलाएं थी, महिला अग्निवीर को शामिल किया गया। तो इसके पीछे क्या विजन रहा कि सबसे पहले तो क्या? देखिए, तो पूरे देश में एक तरह से है कि विमेन पावर, वुमेन एम्पावरमेंट एंड विमेन कैन हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट दे कैन डू एज वेल इफ नॉट बेटर देन देयर काउंटर पार्ट्स। और इसलिए हमने नौसेना में ये डिसीजन लिया था कि ऑल रैंक्स, ऑल ग्रेड्स के लिए हमने नौसेना में वुमेन को भी इंडक्शन शुरू कर दिया है, चाहे वो ऑफिसर हों, चाहे वो अग्निवीर हों। और अगर हम वुमेन को, हम सोचते हैं कि अगर उनको ये काम नहीं देंगे तो हम देश की जो 50% जो पॉपुलेशन है उसका पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी तक तो हम लोग सफल हैं। हमारी जो विमेन ऑफिसर्स हैं वो हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं, वो कमांड शिप कर रही हैं और अपने आप को बहुत अच्छा साबित कर रही हैं।
तो ये एक और जब सेना की बात होती है, बहुत दिनों से ये चल रही है चर्चा, भी चर्चा चलती है आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत में ये होता है कि हम स्वदेशी हथियारों के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपसे चीफ ये जानना चाहूँगा कि अब मतलब 2024 में जब हम बैठ के बात कर रहे हैं, तो अब हम कितना आत्मनिर्भर हो गए हैं, कितने स्वदेशी हथियार आ गए हैं? अगर आंकड़ा हो तो ज़रूर बताइएगा। आत्मनिर्भरता तो देश की ज़रूरत है, और जिस तरह से इंटरनेशनल एरेना में जिस तरह से युद्ध चल रहे हैं और जिस तरह से सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है, उसके कारण कई देशों को इसका नुकसान भी हुआ है। तो ये तो अभी देश की ज़रूरत है कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएं, लेकिन ये ऐसी चीज़ हैं जो कि एक दिन में नहीं हो सकती है। लेकिन द गवर्नमेंट और इंडस्ट्री और हमारी सर्विसेज एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, जिससे जल्दी से जल्दी, चाहे वो हथियार हों, चाहे वो हमारे इम्पोर्टेंट सेंसर्स हों, इक्विपमेंट हो, इंजन्स हों, उनको किस तरह से देश में ही बनाया जाए। और हमने तो नौसेना में ऑलरेडी एक तरह से कसम ले ली है कि 2047 तक हम पूरे 100% एक तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे हम स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल। आपने जो साथ की बात कही, तो मुझे याद आया कि जो साथ बहुत ज़रूरी होता है, तो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी का जो सामंजस्य है वो कैसा चल रहा है और आगे आप इसको कैसे देख रहे हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए। बहुत अच्छा चल रहा है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, जो कि है कि राष्ट्र की सुरक्षा। तो इसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है और दिखा भी नहीं आज तक। कई ऑपरेशंस चल रहे हैं, जैसे कि हिंद महासागर में भी कई ऑपरेशन चले हैं और मतलब कई जगहों पर कर रही है नेवी। तो आगे आप इसका भविष्य और कैसा देखते हैं? ये सब जो हम लोग काम कर रहे हैं समुद्र में, इसका केवल एक ही लक्ष्य है कि सेफ गार्डिंग ऑफ नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ। और इसके लिए चाहे हमें जो भी करना पड़े, अपने जहाज, हमारी एयरक्राफ्ट, सर्विलेंस, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसका हम पूरी तरह से उपयोग करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो कि नेशनल इंटरेस्ट, मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारे देश के लिए और हमारे देशवासियों के लिए। आत्मनिर्भर हो रहा भारत और हमारी नौसेना इस बात का प्रमाण है कि आने वाले दिन हमारी नौसेना के ही नाम हों। हमारी समुद्री सीमा के रक्षकों के नाम होंगे। दुनिया समुद्री सीमा के प्रहरियों की बानगी की गाथा सुनाएगी। इस स्वतंत्रता दिवस एबीपी न्यूज अपनी नौसेना को सलाम करता है।